ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। आज रिकैप करना है हमने तो लास्ट टाइम जितने भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर चुके थे या जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, अब उससे आगे बेसिकली हम लोग फिलहाल यहाँ पे जितना हम कोर्स कवर कर चुके हैं यहाँ पे ब्रेक मतलब कर रहे हैं उसको। और आज का जो टारगेट है बेसिकली ये है कि हम लोग उस जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली राइट जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी, आज की क्लास का जो बेसिकली एजेंडा है वो बेसिकली जितने भी हम प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी टाइप्स और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स हैं, उनको एक्सप्लोर कर चुके हैं, उनका एक रिकैप हो जाए और जो भी अभी भी कन्फ्यूजन्स हैं उनसे रिलेटेड तब उनको डिस्कस कर लें। तो आप लोगों ने आई होप रिकॉर्डेड सेशंस देख लिए होंगे और रिकॉर्डेड सेशंस को देखने के बाद जो भी आपकी क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं पूरे कोर्स जो हमने कवर किया उसका एक ओवरव्यू दे दूंगा, एक रिकैप कर दूंगा उसका, जो हम लोग जितनी चीजें पढ़ चुके हैं। ओवरव्यू ही दे दूंगा, ओवरव्यू दे। पेपर पैटर्न कोई स्पेसिफिक नहीं है, उसमें पेपर पैटर्न में कोई ऐसी चीज है नहीं जो डिस्कस करनी हो। पेपर में सिनेरियोस होंगे या कोई चीजें हमने डिस्कस करी हैं उसी से रिलेटेड कोई सिनेरियो होगा या डायरेक्ट स्ट्रेट अवे पूछा होगा कि फॉर एग्जांपल लेट्स से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स बता दें मिसाल के तौर पे, ठीक है, या कोई एक सिनेरियो दिया हुआ होगा और उस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए उसका सॉल्यूशन कोई ना कोई प्रपोज करना होगा। तो इस तरीके से होगा एग्जाम। साथ ये खुद रिमूव करोगे या मैं कर दूं? बड़े हो जाओ। अच्छा जी, तो हमारी जो डिस्कशन स्टार्ट हुई थी जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था, ओवरव्यू पूरा कोर्स का दे देता हूँ एक दफ़ा ताकि सारी चीज़ें एक दफ़ा रिकैप हो जाएं सबको, ताकि उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो हम क्या क्या डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया बेसिकली वन ऑफ द फंडामेंटल्स जो कि जिसके बगैर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकते, वो क्लास है, ठीक है। Class basically is the key data structure to implement your logics in object oriented, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको क्लास वे अराउंड देती है जिसके थ्रू आप बेसिकली अपनी लॉजिक को या जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप क्लासेस यूज करते हो। और जब भी आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रियल वर्ल्ड या कोई ना कोई रियल वर्ल्ड एंटिटी की इन्वॉल्वमेंट होती ही है। तो उन रियल वर्ल्ड एंटिटीज की रिप्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली हम लोग क्लासेस को यूज करते हैं, ठीक है। और क्लासेस के जो फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्लास की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या उस क्लास को यूज करते हैं या उस रियल वर्ल्ड एंटिटी को यूज करते हैं, वो बेसिकली आपके मेथड्स होते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये मेथड्स के थ्रू आप बेसिकली जो आपके जो भी चीज़ आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं उसकी उसको एक कह लें जो उसको एग्जिस्टेंस देने के लिए ये या उसमें एक एक जो एब्स्ट्रैक्ट एक चीज़ है जो एक
एज्यूम्ड वर्ल्ड में है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में है, उसको रियलिटी में लाने के लिए आप मेथड्स को यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? और इसके बाद हमने डिस्कस किया था वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स थे, ठीक है? जिसमें हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स में 3 प्रिंसिपल्स को हमने डिस्कस किया है, ठीक है? नंबर 1 वाज़ एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। लास्ट क्लास में हमने इनहेरिटेंस लास्ट टू लास्ट क्लास में हम लोग तकरीबन इनहेरिटेंस देखते हुए आ रहे हैं और जब हमने तीनों पिलर्स को पढ़ा तो तीनों पिलर्स के अपने-अपने फीचर्स हैं और अपने-अपने पर्पसेस हैं, ठीक है? जिस तरीके से कोड के अंदर एक्सेस कंट्रोलिंग को मेंटेन करने के लिए कौन सी चीज़ कहाँ तक एक्सेस हो या एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपके पास एनकैप्सुलेशन का मैकेनिज्म है। जिस तरीके से हम एक मेडिसिन लेते हैं और उस मेडिसिन को एक कैप्सूल के अंदर डिफरेंट मेडिसिन्स को या डिफरेंट केमिकल फ़ॉर्मूलाज़ को मिलाकर एक मेडिसिन तैयार कर ली जाती है, तो मेडिसिन के अंदर वो जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर वो हाइड हुई हुई होती है, एनकैप्सुलेट हुई हुई होती है। तो हम लोग रियल वर्ल्ड के अंदर या नॉर्मली जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो हमें रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी होती है यूज़र्स के रोल्स के लिहाज से। मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी है, ठीक है? उसमें मैनेजरल रोल अलग हैं, ठीक है? एक सिंपल एम्प्लॉयी के रोल्स अलग हैं, ठीक है? और सीईओ के रोल्स अलग हैं, ठीक है? तो उन रोल्स के लिहाज से हम एक्सेस को जो डिवाइड करना चाहते हैं या उसको कोड लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एनकैप्सुलेशन है, ठीक है? जिसमें हम लोग एक्सेस मॉडिफायर्स को बेसिकली यूज़ करते हुए ये सारा काम कर रहे होते हैं, ठीक है? एक्सेस मॉडिफायर्स में पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड ये हमने देखे अ, और प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट सी शार्प में सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? अगर आप उसको प्रोटेक्टेड कर दें, तो विदिन क्लास आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने एक एग्ज़ाम्पल लास्ट कुछ क्लासेस पहले देखी भी थी और इसके अलावा जो आपका प्रोटेक्टेड प्राइवेट और प्राइवेट जो पब्लिक होती है वैल्यू या जो भी आपका वेरिएबल है या मेथड है, उसको आप थ्रू आउट द प्रोजेक्ट कहीं पे भी एक्सेस करना चाहें, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करना चाहते हैं इन शॉर्ट सिंपली, तो आप पब्लिक मेथड बनाते हैं। अगर आप विदिन क्लास या सर्टेन रूल टाइप्स डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप प्रोटेक्टेड यूज़ करते हैं और अगर कोई रोल या कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी आप फॉर एग्ज़ाम्पल अप्लाई करना चाहते हैं अपने कोड लेवल के ऊपर, तो आप प्राइवेट मेंबर्स या प्राइवेट वेरिएबल्स एंड मेथड्स को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है? तो इन सब के हम लोग फिर हमने वन बाय वन इन जो पिलर्स हमने स्टडी करे, इनको वन बाय वन हमने इन डेप्थ देखना शुरू किया। तो हमने सबसे पहले तो जो बिल्डिंग ऑब्जेक्ट्स थे, मेथड्स हैं जैसे मेथड्स में पैरामीटर्स कैसे पास करना है, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट कैसे बनता है और ऑब्जेक्ट के साथ अ कॉलिंग और डिफरेंट जो क्लास के एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करना, ये सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है? ये सारी जितनी भी एग्ज़ाम्पल्स हैं कोड की मैं एक-एक करके आपको रिकैप भी करा दूँगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, ताकि जो चीज़ें हैं माइंड में वो सारी रिकॉल भी हो जाएँ। अभी जस्ट मैं एक ओवरव्यू डिस्कशन कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग अ, वन बाय वन हर चीज़ को एक्सप्लोर भी कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद मेथड्स के बाद मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट्स को देखने के बाद हम लोग ने कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर गए थे। कंस्ट्रक्टर्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि कंस्ट्रक्टर जो होता है बेसिकली उसका नेम वही होता है जो क्लास नेम होता है, ठीक है? और कंस्ट्रक्टर जब एक दफ़ा हम बनाते हैं तो उस वो जब तक हमारे प्रोग्राम की एग्ज़ीक्यूशन साइकिल चल रही है, जब तक वो चलता रहता है बैक पे। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है? कि अगर विदिन एग्ज़ीक्यूशन साइकिल हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे एक काम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई काम करना है कंस्ट्रक्टर की हेल्प से और उसके बाद उस काम की फर्दर ज़रूरत नहीं है तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है? उसके लिए डिस्ट्रक्टर है। अदरवाइज़ अगर हमारे लिए उसके चलने से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, तो हम लोग उसको नहीं टच करेंगे, उसको नहीं छेड़ते। इसी तरीके से हमने यूएमएल अ, अगर हम एक कोड कर रहे हैं तो उसको यूएमएल में कैसे कन्वर्ट किया जाए या यूएमएल एक हम फॉर लेट्स से बना रहे हैं तो उससे कैसे क्लासेस में उसको ट्रांसफ़ॉर्म किया जाए, इस चीज़ को भी हमने देखा, दिस कीवर्ड को देखा, स्टैटिक अ, वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वर्सेस
इंस्टेंस वेरिएबल की डिस्कशन करी कि ये इंस्टेंस वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? उनके एक्सेस के लिहाज से उनमें क्या डिफरेंस, क्या इफेक्ट पड़ता है। इसी तरीके से फिर हमने इनहेरिट मेथड ओवरलोडिंग को देखा, और मेथड ओवरलोडिंग को हमने डिफरेंट फिर एग्जांपल्स के साथ उसको ड्राई रन करा और ट्राई किया। इसी तरीके से फिर हमने इनहेरिटेंस को देखा। इनहेरिटेंस के साथ फिर हमने कंस्ट्रक्टर्स के साथ इनहेरिटेंस करके उसके साथ प्ले अराउंड करके देखा। फिर हमने बेस कंस्ट्रक्टर जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कवर किया, तो बेस क्लास का अगर फॉर एग्जांपल हमें कंस्ट्रक्टर को यूज करना है तो उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को देखा। तो इन सब का जो बेसिकली जो मकसद था, वो ये था कि एक काम को करने के आपके पास हमेशा मल्टीपल वेज़ होते हैं, ठीक है? तो उन मल्टीपल वेज़ में से आप के पास जो ऑप्शंस हैं डिफरेंट, वो आपको पता हो, ठीक है? और जब आप जिस कंडीशन के अंदर हो, जिस क्राइटेरिया के ऊपर काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आप उस अ, उस मेथोडोलॉजी को, उस टेक्नीक को यूज़ करके अपना काम को ईज़िली परफ़ॉर्म कर सकें, ईज़िली अडॉप्ट कर सकें, ठीक है? तो ये अभी तक हमारा पूरा एक कह लें आप खुलासा है पूरा, जो अभी तक हम लोग सारा कवर कर चुके हैं, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम मेथड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वन बाय वन हम लोग एक-एक को यूज़ कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये सिंपल एक एग्ज़ाम्पल थी। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन भी कर देता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो 1 मिनट, ठीक है? ऑलराइट। हमने जो मेथड्स बेसिकली बनाना है, सबसे पहले जो एग्ज़ाम्पल देखी थी, तो हमने एक सिंपल से एक ऑफ़िस का एक सिनेरियो ले लिया था कि लेट्स से आप एक ऑफ़िस है या एक कोई भी जगह है जिसमें, या बिल्डिंग है, लेट्स से उसमें बिल्डिंग है तो उसमें फ्लोर्स होंगे, उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, उसमें कैपेसिटी ऑफ पर्सन्स होंगी, ठीक है? तो उसके लिए हमने फिर एक डिफरेंट मेथड्स बनाए, जिस तरीके से पब्लिक इंटीजर एरिया पर पर्सन, ये एक मेथड है, ठीक है? जो कि जो भी एरिया की वैल्यू होगी उसको डिवाइड करेगा ऑक्यूपेंट से, और उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है? फिर इस ये जो हम मेथड बना रहे थे, ये जो मेथड हमने बनाया, इसको हमने दूसरी क्लास में कॉल किया था, ठीक है? ये यहाँ से क्लास एक अलग है, मेथड डेमो की यहाँ तक, ठीक है? जो पैरेंथेसिस होते हैं, इससे हम बेसिकली स्कोप डिटरमाइन करते हैं अपने मेथड का, क्लास का। ये जो भी हम गेटर सेटर सेट कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी हम काम कर रहे हैं, बेसिकली ये पैरेंथेसिस उसका स्कोप आइडेंटिफाई करते हैं कि पैरेंथेसिस के इसके एक्सेस जो है वो कहाँ तक है, और कहाँ तक ये चीज़ एंड हो रही है, कहाँ पे ये खत्म हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? और इसका ईज़ी वे क्या है कि आप हल्का-सा इसको जब हॉवर करेंगे तो ये हाइलाइट कर देगा कि ये इसका स्टार्टिंग एंड है और ये इसका एंडिंग एंड है। तो हल्का-सा एक हाइलाइट शेड ग्रे हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पे करूँगा तो इसका शेड हाइलाइट हो जाएगा, और इस तरीके से सो ऑन, ठीक है? हमने फिर बिल्डिंग डेमो एक बनाया था, सिंपल सा, ठीक है? उसमें हमने ऑब्जेक्ट्स भी बनाए थे। ये बेसिकली मेथड जो है, मेथड डेमो, ये एक ऑब्जेक्ट बना रहा है, ठीक है? ऑब्जेक्ट की जो डेफिनिशन है, बाय डेफिनिशन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है? जो भी हम क्लास बनाते हैं उसको जब हम यूज़ करना चाहते हैं या उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करना चाहते हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है? और लाज़मी नहीं है खाली ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से ही हम करें, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर नॉर्मली हम लोग ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स बना के ही इस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं, किसी और मैकेनिज़्म इनहेरिट करके भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है? लेट्स से यहाँ पे हमने मेथड डेमो जो क्लास बनाई है ऊपर, ठीक है? उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया हाउस के नाम से, और एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने ऑफिस के नाम से। ये बेसिकली जो है, ये आपका जिस भी क्लास का डेमो, जो भी आप जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं उसका नेम आता है। फिर जो आप वेरिएबल जो कि आपका रेफरेंस होगा, जिस रेफरेंस के थ्रू आप बेसिकली उस क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करना चाहते हैं, वो आता है। देन इज़ इक्वल्स टू के बाद न्यू का कीवर्ड आता है, उसके बाद अ, उस बेसिकली क्लास का एक कह लें आप कंस्ट्रक्टर सॉर्ट ऑफ आ जाता है। तो हाँ, जब भी हम इस
डेमो इस लाइन को बेसिकली यूटिलाइज करना चाहते होंगे, इस क्लास को यूटिलाइज करना चाहते होंगे, तो हम हाउस के रेफरेंस यूज करेंगे। इसे जैसे दूसरी लाइन है, इसको जब भी यूटिलाइज करना चाहेंगे हम ऑफिस का रेफरेंस यूज करेंगे। ठीक है, और एक इंटीजर एरिया पर पर्सन के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, और यहाँ से हमने बेसिकली वैल्यूज पास करी फ्लोर की एरिया की और ऑक्यूपेंट्स की। और लेट्स से हम अगर एक हाउस है, ठीक है, उसके अंदर जो वैल्यूज हैं हमारे फील्ड्स हैं, ठीक है, जिसको हम इंस्टेंस वेरिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है, उनको वैल्यूज पास करेंगे कि हाउस डॉट ऑक्यूपेंट्स, यानी हाउस के अंदर कितने ऑक्यूपेंट्स हों। ठीक है, तो उसकी वैल्यू सेट कर दी 4। और हाउस डॉट एरिया, कि उसका एरिया कितना है हाउस का, तो वो आ गया 2500 स्क्वायर स्क्वायर यार्ड्स है, वट एवर आप यूनिट इसका रखें। फिलहाल कोई यूनिट नहीं रखा हुआ इसका। वैसे कहते हैं हाउस डॉट फ्लोर। ठीक है, तो फ्लोर 2 फ्लोर्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने ऑफिस की जो हमने इंस्टेंस बनाई थी, ठीक है, उसको भी हमने वैल्यूज पास कर दी 25, 42, 103। और एरिया पर पर्सन जो है उसको हमने, जो भी हमारे हाउस है उसके अंदर जो एरिया पर पर्सन है उसको पिक कर ले, तो जो भी उसकी वैल्यू होगी वो एरिया पर पर्सन में पुट कर दी। ठीक है, तो वो एरिया पर पर्सन ऑफ हाउस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एरिया पर पर्सन की यहाँ पे इसको री इनिशियलाइज कह सकते हैं आप, करवाया है। वेरिएबल वही है, लेकिन जब यहाँ पे चल रहा होगा, मैंने यानी जब आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो एरिया पर पर्सन की यहाँ तक वो वैल्यूज होंगी जो हाउस की इंस्टेंस की है, जैसे 4, 25, 100 और 2। यानी जब एरिया पर पर्सन कैलकुलेट हो रहा होगा तो हाउस डॉट एरिया पर पर्सन कैलकुलेट होगा, तो हाउस की वैल्यूज को यूज करेगा। और जब यहाँ पे आएगा आपके एग्जीक्यूशन, कंपाइलर एग्जीक्यूट करने आएगा, इन लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा, तो एरिया पर पर्सन की वैल्यू वो हो जाएगी जो ऑफिस में हमने वैल्यू सेट करी है। ये चीज क्लियर है? ये वेरिएबल सेम ही है, लेकिन हम उसकी वैल्यू को इन शॉर्ट अपडेट कर रहे हैं। तो अगर उसको रीयूज कर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बेसिकली जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। सिंपल। और फिर इसकी भी वैल्यूज को यूटिलाइज करके प्रिंट करवा लिया। तो सिंपल ये एक लॉजिक थी जिसको हमने यूज किया था। अगर एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो उसका एरिया पर पर्सन भी आ गया, और सारी जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास एग्जीक्यूट होके आ गई। इसी तरीके से जैसे हमने ये मेथड्स को यूज किया है विदाउट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर, इसको पैरामीटर्स के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल मैं मेथड डेमो विद पैरामीटर्स वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वही सिनेरियो सेम, बस इसमें अब चेंज क्या किया है, इसमें अब हम रेफरेंस के तौर पे, रेफरेंस नहीं, इसमें अब हम पैरामीटर पास कर रहे हैं मेथड के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एरिया पर पर्सन वाला मेथड तो वैसे ही रहने दिया, एक और मेथड बनाया मैक्सिमम ऑक्यूपेंट्स के लिए, और उसकी हमने वैल्यू जो एक पैरामीटर सेट किया, यानी कि जब ये मेथड कॉल होगा मैक्सिमम ऑक्यूपेंट्स का, तो इसको एक इंटीजर वैल्यू चाहिए हो। तो इंटीजर वैल्यू हम जो भी उसको देंगे वो मिनिमम एरिया की वैल्यू ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। और ये मेथड क्या आपको रिटर्न करेगा, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जिसके अंदर एरिया डिवाइड बाय मिनिमम एरिया की जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। और नीचे अगेन सिंपल हमने अगेन हाउस और ऑफिस के लिए एक दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए। ठीक है, और उनको वैल्यूज पास करी, मतलब, और यहाँ पे सिंपल जब हम कॉल कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम ऑक्यूपेंट्स के लिए यहाँ पे हम ये वैल्यू पास कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस वैल्यू को पास नहीं करेंगे तो ये एरर देगा हमको। ठीक है, कि मैक्सिमम ऑक्यूपेंट को आर्ग्यूमेंट चाहिए। ठीक है, जैसे हम वैल्यू देंगे तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड विद पासिंग पैरामीटर है। ठीक है, क्या जब तक इसको वैल्यू नहीं देंगे तो फिर ये जब तक नहीं चलेगा। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जो वैल्यूज हमने दी हुई है उसकी बेस के ऊपर 3 स्क्वायर फीट के ऊपर 8 बेसिकली ऑक्यूपेंट्स आ सकते हैं, और 400 स्क्वायर फीट के ऊपर 10 ऑक्यूपेंट्स आ सकते हैं। ठीक है,
अगर 400 और 300 उसको पर पर्सन को हम अलॉट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर वो डिसीजन ले रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। मास खान, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेस किया। आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेस करने का एक और जो वे अराउंड है, जो सी शार्प और जावा भी प्रोवाइड करती है, लेकिन स्पेसिफिकली हम सी शार्प को देख रहे हैं तो सी शार्प के लिहाज से या डॉट नेट के लिहाज से हम बात कर लेते हैं। तो वो दिस कीवर्ड है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक सर्टेन क्लास के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, और किसी वैल्यू को एज अ रेफरेंस यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक जो तरीका है वो दिस कीवर्ड का है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास है रेक्टेंगल की, उसके अंदर एक वेरिएबल है विड्थ का और एक है हाइट का, ठीक है, और एक मेथड है मेरे पास जो कि दो पैरामीटर्स ले रहा है, इंटीजर विड्थ और इंटीजर हाइट, एच और डब्ल्यू स्मॉल। तो जो भी, तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू बेसिकली वो ली हुई है, या सॉरी वेरिएबल डिक्लेयर करे हुए हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स, उनको हम लोग रेफर करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट यही कर सकते हैं, दिस कीवर्ड के थ्रू भी हम ये काम कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लास्ट एग्जांपल्स में ऑब्जेक्ट बना के ये काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे उसके बगैर भी हम ये काम कर सकते हैं कि हम दिस कीवर्ड को यूज करके दिस डॉट, तो जो भी उस क्लास में हमारे पास वेरिएबल होंगे, इंस्टेंस वेरिएबल होंगे, हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस डॉट विथ, ये विड्थ को एक्सेस कर लेगा, वो डब्ल्यू की वैल्यू सेट जो भी कर आएगी वैल्यू, वो दिस डॉट विड्थ सेट हो जाएगी। और हाइट की वैल्यू को भी इसी तरीके से हमने दिस डॉट हाइट को सेट कर दिया, यानी डब्ल्यू और एच की जो हम वैल्यू जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, सॉरी फंक्शन नहीं, मेथड को कॉल करेंगे, और डब्ल्यू और एच पैरामीटर में जो वैल्यू पास होगी, वही हाइट और विड्थ सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसी तरीके से एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने किया कि रेक्टेंगल की फॉर एग्जांपल हमें अगर एरिया कैलकुलेट करना है, तो जो भी हाइट और विड्थ है उसको मल्टीप्लाई करके हमें उसकी वैल्यू रिटर्न कर दे, ठीक है। और इसका अगेन एक दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए, R1 R2 के नाम से, और R1 डॉट एरिया R2 डॉट एरिया कैलकुलेट कर लिया। तो ये जो 4 और 5 है बेसिकली, ये 4 और 5 यहाँ पे हाइट और विड्थ है, ठीक है, जो ये रेक्ट पास हो रही है, ठीक है, क्लियर है? इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का जो भी आंसर होगा, जो भी हम नंबर पास करेंगे वो आ जाएगा, 20 एंड 63। तो 4 5 27 9 63, सही है। इसी तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्टर का डेमो देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर का अगेन जो बिल्कुल मेथड की तरह होता है अगर सिंटेक्स देखें, लेकिन कंस्ट्रक्टर बेसिकली ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है जब भी उसको हम कॉल करते हैं। तो एक तरीके का ऑब्जेक्ट को बनाने का जो एक और तरीका वो कंस्ट्रक्टर भी है, ठीक है। तो हम एक सिंपल कंस्ट्रक्टर बना लिया, फॉर एग्जांपल लेट्स से माय क्लास, एक मेरे पास वो है, एक क्लास बनाई मैंने माय क्लास के नाम से, ठीक है, उसमें दो इंटीजर वेरिएबल हैं, जो भी मुझे रिक्वायर्ड था वो मैंने ले लिया। जब मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो उस कंस्ट्रक्टर का भी वही नाम होगा जो इस क्लास का नाम है, ठीक है। और इसमें मैंने जो पैरामीटर है वो पास कर दिया, ठीक है, और जो भी आई की वैल्यू है वो मैंने एक्स की वैल्यू सेट कर दी, कि जो भी मैं जब माई क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा, ठीक है, जो भी मैं इसमें से वैल्यू सेट करूंगा ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर डेमो में हमने जब इसको कॉल किया ऑब्जेक्ट बना के इसका, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इस कंस्ट्रक्टर को वो इन्वोक कर देगा, ठीक है। यहाँ पे हमने
मेथड कोई अलग से नहीं बनाया, लेकिन हमने कंस्ट्रक्टर बनाया तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा और जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो वैल्यू बेसिकली इस इंटीजर आई की जगह सेट हो जाएगी। ठीक है, जब हम 10 सेट भेज सेंड करेंगे तो 10 सेट हो जाएगी, जब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी T2 वाली तो वो 20 सेट हो जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू वैसे ही बना है। अगर आप एक भी ऑब्जेक्ट बना लो तो भी ये चलेगा। मिसाल के तौर पर इसको मैं लाइन का कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं फिलहाल मिटा देता हूँ। ठीक है, अब चला लेते हैं इसको। ठीक है, तो अभी भी चले। ऑब्जेक्ट दो बस जस्ट फॉर एग्जांपल बनाया है, समझाने के लिए, और कोई इसका पर्पस नहीं है। ठीक है, असल में दो बनाने का ये भी रीजन, ये बुक में एक तो ये मेथडोलॉजी अडॉप्ट की है, एक रीजन तो ये है मेजर, और दूसरा रीजन ये है कि मल्टीपल वैल्यूज जब पास करके बंदा देखता है तो उससे ज्यादा बिहेवियर क्लियर होता है। ठीक है, तो एक दफा अगर वैल्यू एक पास करें तो होता है कि हो सकता है कि मल्टीपल वैल्यूज पास करें तो सही ना चले, तो वो चीज उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आप बेसिकली मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना के फिर उनको एक्सेस करके यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरीके से स्टैटिक है, इसकी तो फिर ये थ्योरी भी है जो मैंने डिस्कस करते हुए लेक्चर को करी थी। स्टैटिक वेरिएबल और एक नॉर्मल इन जो नॉर्मल आपका एक इंस्टेंस वेरिएबल होता है। ठीक है, कि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है तो वो जब भी आपकी क्लास बनती है, ठीक है, तो सबसे पहले वो इनिशियलाइज होता है। एक तो इसमें ये क्वालिटी है, आप ये कह सकते हैं। और अगर आप स्टैटिक क्लास बना रहे हैं, सॉरी स्टैटिक मेथड बना रहे हैं, ठीक है, तो स्टैटिक मेथड की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। मिसाल के तौर पर जैसे स्टैटिक मेथड को आप दिस कीवर्ड यूज करके नहीं यूज कर सकते, दिस कीवर्ड स्टैटिक मेथड में नहीं काम करता। ठीक है, और स्टैटिक मेथड को जब भी आपने कॉल करना हो तो आप डायरेक्टली उसको क्लास में कॉल कर सकते हैं, जबकि आप इंस्टेंस अगर मेथड को कॉल करना होता है तो फिर आप उसको डायरेक्टली कॉल नहीं करते। ठीक है, तो ये एक मेजर बेसिकली डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, एक स्टैटिक वेरिएबल के अंदर और स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर, या स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर। ठीक है, तो एक सिंपल ये मेथड बनाया था, ठीक है, जिसमें एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर वेल, उसकी वैल्यू 100 सेट कर दी, और एक स्टैटिक मेथड बनाया है वेल div 2 के नाम से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू होगी वो डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, तो वेल की जो भी वैल्यू उसको डिवाइड बाय 2 कर देगा और ये रिटर्न कर देगा। तो जब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक और क्लास बनाई एस डेमो, उसके अंदर मेन मेथड बनाया, उसमें डायरेक्ट हमने स्टैटिक डेमो को कॉल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसी हमारी जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो जैसी क्लास बनेगी, ठीक है, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल भी इन्वोक हो जाएगा और इसका जो स्टैटिक मेथड है वो भी इन्वोक हो जाएगा। तो हम इन दोनों को फिर विदाउट मेकिंग ऑब्जेक्ट्स हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं अपनी कोड के अंदर। ये मेजर डिफरेंस है स्टैटिक का, कि आप उसको एक दफा जिस चीज को स्टैटिक बना दें उसकी एक ही वैल्यू सेट हो जाती है, मतलब इसे फिक्स वैल्यू हो जाएगी, और उस फिक्स वैल्यू को आप जहां भी यूज करना चाहें आप उसको यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से अब ये स्टैटिक वेरिएबल है वेल, ठीक है, तो स्टैटिक डेमो डॉट जो भी क्लास थी हमारी, ठीक है, उसको हमने कॉल करके वेल की वैल्यू अपडेट करवा दी, यहाँ पे 8 कर दी। तो पहली वैल्यू तो 100 है, 100 डिवाइड बाई 250 आएगा, जब फिर 8 से डिवाइड होगा तो 2 आंसर आएगा। तो इसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर ये होना चाहिए। एक मिनट, ये मैंने एरर थ्रो कर दिया है, एक मिनट, एक मिनट। एरर तो कोई नहीं है, पता नहीं किस चीज की वार्निंग दे रहे हैं, आई डोंट नो, चलो चलाते हैं। ठीक है,
तो ये 100 थी वैल्यू, तो 8 और इसका 4 आंसर आ रहा है मेरे ख्याल से। ये 1 मिनट। इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टैटिक डॉट वेल 100 है, ठीक है, लेकिन जब इसको हमने अपडेट कर दिया तो उसकी वैल्यू 8 हो गई, और जब इसको डिवाइड किया 2 से उसकी वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, लेकिन इस कांस्टेंट तो वो वेरिएबल्स होते हैं, जिससे मिसाल के तौर पर पाई है, ठीक है, पाई की एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है, तो पाई को एज हम कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, या उसकी एक वैल्यू हम स्पेसिफिक फिक्स कर दें, तो उसको जब हम कोड में इंप्लीमेंट करने हैं कांस्टेंट को, तो उसमें हम लोग बेसिकली उसको स्टैटिक बना के यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तरीका ये है। और हाँ, उसको रीइनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक वेरिएबल आपने बना दिया, उसको रीइनिशियलाइज करने, अगर आपको रीइनिशियलाइज फॉर एग्जांपल करना है, तो आप उसको एज अ रेफर करके डायरेक्ट, जैसे अभी कोड में किया, उसमें डायरेक्ट उसकी वैल्यू सेट कर सकते हो दोबारा, जैसे अभी हमने करके देखा। लेकिन नॉर्मली हम ऐसा करते नहीं है, जो हमें वैल्यूज को फिक्स रखना होता है उन्हीं को हम नॉर्मली स्टैटिक बनाते हैं। जस्ट फॉर डेमो किया था। अच्छा, मेथड पैरामीटर हो गया, मेथड ओवरलोडिंग देख लेते, डिस्ट्रक्टर डेमो दिखाने की जरूरत, चले देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर देख लिया, डिस्ट्रक्टर डेमो भी देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर अगर बना है तो उसको डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, उसके लिए भी सिंपल मैकेनिज्म है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक हमने क्लास बनाई डिस्ट्रक्ट के नाम से, ठीक है, और उसमें एक वेरिएबल बना लिया सिंपल, और एक मेथड, एक कंस्ट्रक्टर बनाया डिस्ट्रक्ट के नाम से, ठीक है। ये है कंस्ट्रक्टर, लेकिन डिस्ट्रक्ट के नाम से बना हुआ है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर जब बन जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि आई को ये एज अ आर्ग्यूमेंट लेगा, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो वैल्यू सेट हो जाएगी, तो जो भी आई की वैल्यू होगी वही एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल में हमने कंस्ट्रक्टर की किया। लेकिन जब इसको हम यूज कर लेंगे, उसके बाद हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिस्ट्रक्ट करने के लिए, इसके लिए कीवर्ड होता है डिस्ट्रक्ट का, ठीक है। जो स्ट्रक्चर बनाया तो उसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको, ठीक है, और ये सिंपल प्रिंट करवा दिया कि हम डिस्ट्रक्ट किसको कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका स्कोप आ गया। और जब आप आई को बेसिकली यूज करेंगे, या जो क्लास हमने बनाई है डिस्ट्रक्ट के नाम से, इसमें हम आई की वैल्यू पास करेंगे, ठीक है, तो आई की वैल्यू जब हमने सिंपल एक जनरेटर बना दिया, जो कि बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को जैसे ही वो बनेंगे उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। क्यों डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा? क्योंकि कोड की जो हमने लॉजिक इंप्लीमेंट किया है वही इस तरीके से बिहेव कर रही है कि हम डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और जैसी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और जैसी कंस्ट्रक्शन हो जाती है उसके बाद फौरन से ही उसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जनरेटर जो मेथड है बेसिकली, ये क्या करेगा, जैसी वैल्यू कंस्ट्रक्ट होगी उसके बाद डिस्ट्रक्ट के पास उसको भेज देगा, तो वन बाय वन वो वैल्यू सारी डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया हमने कि यहाँ पे हमने एक और इसका वो बनाया, एक इंस्टेंस बनाई, ठीक है, और उसकी वैल्यू स्टार्ट कर दी हमने जीरो से, यानी जो इंटीजर की वैल्यू हमने जीरो पास करी, ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट होगा हमारा काउंट, ठीक है, और काउंट वन, काउंट जीरो, हम इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं, 0 1 2 1000 तक चलेगा, और वन वन का इंक्रीमेंट होगा। तो जब जनरेटर के पास आएगा, तो जैसी ये 1000 इंस्टेंसेस उसकी बनाएगा, और 1000 इंस्टेंसेस जैसी उसकी बनेंगी उनको सबको डिस्ट्रक्ट करके हमें लॉक कर देगा, ठीक है। तो इसका जो बिहेवियर है वो देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके इसको। तो ये डिस्ट्रक्ट हो गया सारी वैल्यूज, ठीक है, आप देख सकते हो कि जो 1000 वैल्यूज हैं वो जो कंस्ट्रक्ट हुई थी उनको डिस्ट्रक्ट कर दिया इसने, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। जस्ट फॉर डेमो है, पर्पस है कि अगर एक कंस्ट्रक्टर बनाया तो उसको डिस्ट्रक्ट करना हो या उसको ब्रेक करना हो, उसको फिनिश करना हो, तो उसके लिए क्या वे है, ठीक है।
डिस्ट्रक्ट वाला समझ नहीं आया। डिस्ट्रक्ट वाले में ये जो सिंटेक्स है ना जो आपने लिखा है, ये बेसिकली जो सिंबल है जो डिस्ट्रक्ट से पहले लिखा हुआ है, एक मिनट में इसको दोबारा जूम कर दूं। तो जो हमारा कोड है ना, आप इस लाइन की बात कर रहे हो शामिल, है ना? तो ये बेसिकली जो सिंबल है ना, ये डिस्ट्रक्टर का सिंबल है, ठीक है? इसलिए कंस्ट्रक्टर जब हम बना लेते हैं, ठीक है, इसका मैं आसान कर देता हूँ एक थोड़ा सा। इसका नाम मैं कंस्ट्रक्टर कर देता हूँ, उसका नाम मैं डिस्ट्रक्टर कर देता हूँ, ताकि और इजी हो जाए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये क्लास देखो, जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे ना, तो जो कंस्ट्रक्टर जो भी उसका नाम होगा, जब उसको डिस्ट्रॉय करना है तो उसी को एज अ रेफरेंस आप यूज करोगे, ठीक है, उसी को डिस्ट्रॉय करोगे। तो आपने क्या किया कि कंस्ट्रक्टर बना लिया एक, ठीक है, जो कि एक वैल्यू लेगा और उसकी वैल्यू सेट करता रहेगा। आपने एक जनरेटर बना लिया जो कि जितनी वैल्यूज आप जनरेट करवाना चाहते हो, उसकी इंस्टेंसेस जनरेट करवाना चाहते हो ऑब्जेक्ट की, वो आप जनरेट करवा सकते हो, ठीक है, ओ के नाम से। फिर आपने मेन क्लास में क्या किया कि आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाया उसका, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने बेसिकली जनरेटर को यूज करते हुए 1000 इंस्टेंसेस बना ली, यानी 1000 कंस्ट्रक्टर्स बना लिए। जब ये लाइन जनरेटर चलेगा ना, ठीक है, ओबी डॉट जनरेटर काउंट, तो ये वन बाय वन आपके 1000 जनरेटर्स बना देगा, ठीक है। और जैसे ही 1000 जनरेटर्स बनेंगे तो वन बाय वन उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने जैसे ही जब हम इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद इसको फौरन ही हम डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो सिंबल है, बेसिकली ये डिस्ट्रक्शन, ये सिंबल बेसिकली कंपाइलर को इंडिकेट करता है कि इस ये जो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है इसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो इसलिए 1000 इंस्टेंस पहले मेमोरी में बन रही हैं, उसके बाद 1000 इंस्टेंसेस उसकी खत्म हो रही हैं, ठीक है। इसीलिए जो प्रिंट हो रहा है ना, डिस्ट्रक्टिंग एक्स, ठीक है, तो पहले वो 1000 कंस्ट्रक्ट कर रहा है, फिर उसको डिस्ट्रक्ट कर रहा है वन बाय वन, यानी लूप पहले उसको बना रहा है और वन बाय वन उसको डिस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। शामिर क्लियर है? आयशा, अब आपको क्लियर है? साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने वैसे ही बोला था कि आप मिटा दो, क्योंकि फिर बाकी स्टूडेंट्स भी ये कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने बोला था, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये सेशन एंड होने वाला है, ठीक है, और तो मैं रीस्टार्ट कर लूँ। डिस्ट्रक्टर से हम, हाँ, जो कंस्ट्रक्टर बना था ना मेमोरी में, उसको वो जब बन गया उसको फिर वन बाय वन मेमोरी से डिलीट कर दिया, ठीक है। यानी एक चीज बनाई फिर उसको डिलीट कर दिया। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल ये इस तरीके से बनाया था, वरना तो हम ऐसा करते नहीं है बिल्कुल, ये एक चीज को बनाया और उसी को डिलीट कर दें, फालतू में बनाया क्यों था फिर, ठीक है, तो उसका तो पर्पज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो जस्ट फॉर एग्जांपल था ये। मैं सेशन रिस्टार्ट कर रहा हूँ तो आप लोग रिकनेक्ट कर लें।